मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी, नवीर कोचिंग। तो बच्चों, लास्ट वीडियो 12 में हम लोगों ने फॉरेस्ट के बारे में देखा था कि फॉरेस्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, वाई फॉरेस्ट इज सो इम्पोर्टेंट। तो कुछ चीजें हम लोगों ने उसमें देखा था कि नंबर 1, जैसे फॉरेस्ट से हमें फूड मिलता है। सिर्फ हमें ही नहीं, इस पृथ्वी पर, इस अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो छोटा से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या बड़ा से बड़ा हाथी, शेर, बाघ हो, या बीच के जानवर बकरी, गाय, भैंस, छोटे रैबिट्स हो, खरगोश, सभी को भोजन जंगल देता है। ये हम लोगों ने देखा था। दूसरा चीज हम लोगों ने देखा था इम्पोर्टेंट कि फॉरेस्ट से हमें, जंगल से हमें ऑक्सीजन मिलता है। यह ऑक्सीजन मनुष्य को जीने के लिए बहुत ही जरूरी है, और साथ साथ ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ऑक्सीजन ये एटमॉस्फेयर को बैलेंस करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? गर्मी बढ़ाता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। तो यह ऑक्सीजन के माध्यम से, प्लांट जो ऑक्सीजन जो इन्वायरमेंट में देते हैं, उसके माध्यम से ये ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रोल करता है। ये चीजें हम लोगों ने देखा था। अब आज के इस वीडियो में देखेंगे कि जंगल क्या सिर्फ इतना ही काम करता है? भोजन देता है, ऑक्सीजन देता है, इन्वायरमेंट को बैलेंस करता है, ग्लोबल वार्मिंग को बचाता है, ये और भी कुछ करता है। तो जंगल बहुत काम करता है। जंगल बारिश देता है, रेन देता है, क्लाउड बनाता है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, आपका फ्लडिंग को रोकता है, बहुत सारी चीजें करता है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन करता है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, चीजों को समझते हैं। तो मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी, नवीर कोचिंग। आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। फॉरेस्ट, जंगल वाटर साइकिल को मेंटेन करता है। यह रेन में मदद करता है, क्लाउड के फॉर्मेशन में मदद करता है। तो ये वाटर साइकिल क्या होता है? देखिए, साइकिल, वाटर साइकिल हो, नाइट्रोजन साइकिल हो, फूड साइकिल हो, ये सब जो है बहुत ही आसान चीज है। इसको आप खाली हल्के से समझ जाइए, ज्यादा परेशान मत होइए। साइकिल का मतलब क्या होता है कि एक जगह से चला, वापस उसी जगह पहुंच गया। तो इस तरह की चीज को साइकिल बोलेंगे। जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर एंड किया। तो वाटर साइकिल मतलब वाटर एक जगह से चला और वापस उसी जगह पे पहुंच गया, तो इसको वाटर साइकिल बोलेंगे। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन एक जगह से चला और वापस उसी जगह पर पहुंच गया, तो नाइट्रोजन साइकिल। तो खैर, अभी वाटर साइकिल की बात कर रहे हैं। तो वाटर एक जगह से चला और दूसरे जगह वापस वो उसी जगह पर पहुंच गया, तो इस चीज को वाटर साइकिल कहते हैं। तो ये पृथ्वी पर वाटर साइकिल क्या होगा? तो पृथ्वी पर जल हम लोग देखते हैं, नीचे जमीन में देखते हैं। कहाँ देखते हैं? नदी में, तालाब में, लेक्स में, स्ट्रीम्स में, झरना में, समुद्र में पानी देखते हैं, तो है ना। और कुछ पानी हम लोग नहीं भी देखते हैं। कौन सा पानी हम लोग नहीं देखते? जो जमीन के नीचे रहता है, अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल। तो ये भी तो जल है पृथ्वी पर। तो ये सभी जो जल है, जो समुद्र में है या नदी में, तालाब में, झरना में, या पृथ्वी के नीचे के जो जल है, ये जल जो है ऊपर उठेंगे, इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएंगे। और ऊपर जाने के बाद वहां से जब वो रिटर्न पृथ्वी पर आएंगे, तो वापस फिर ये झरना, तालाब, नदी, समुद्र और भूमि के नीचे, जमीन के नीचे अंडरग्राउंड वाटर में चले जाएंगे। तो ये जो साइकिल होगा, इसी को वाटर साइकिल कहते हैं। तो ये अपने आप तो होगा नहीं, ऑटोमेटिक है ना। तो इसके लिए नेचर ने कुछ सिस्टम बना करके रखा है कि अगर ये सब चीजें रहेंगी तो ये वाटर साइकिल होगा, नहीं तो वाटर साइकिल गड़बड़ हो जाएगा। वाटर साइकिल विल बी इफेक्टेड, है ना। तो ये देखते हैं कि कैसे होता है। तो नदी, तालाब, झरना, समुद्र, ये जो पानी हमको जो दिख रहा है, यह तो हमको मालूम है कि बाष्पीकरण मतलब बाष्पीकरण मतलब इवापोरेशन से होता है। तो बाष्पीकरण या इवापोरेशन क्या होता है? बाष्प बनना, वेपर बनना। और पानी कब वेपर बनेगा? पानी जब वेपर बनेगा जब टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा। तो ये टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा? तो सन से बनेगा। सन की लाइट जब बढ़ती है तो पानी धीरे धीरे गर्म होता है, और धीरे धीरे गर्म होने के बाद वो बाष्प में बदल जाता है, वेपर में बदल जाता है, और ये पानी जो है
वेपर में बदल करके ऊपर उठता है और ये ऊपर धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो ये तो हो गया नदी, तालाब, झरनों की बात। जो भूमि के नीचे, लैंड के नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर है वो कैसे जाएगा ऊपर? उसमें तो सन की लाइट नहीं पड़ रहा है, सनलाइट नहीं पड़ रहा है, तो वो कैसे जाएगा ऊपर? तो इसको ऊपर लेके जाता है प्लांट्स। इसीलिए बोलते हैं फॉरेस्ट जरूरी है। प्लांट्स कैसे लेके जाता है? हमें पता है कि प्लांट्स जो है भोजन बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए उसको वाटर की जरूरत पड़ती है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस से खाना बनाता है, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में वाटर चाहिए और ये वाटर प्लांट्स जो है अपने रूट, अपने जड़ से लेती है। और ये वाटर कहाँ से है? जमीन के अंदर से है। तो प्लांट जितना पानी लेती है खाना बनाने के लिए, उसमें से वो 2% यूज करती है, बाकी का पानी वो एटमॉस्फेयर में छोड़ देती है। तो जैसे कि प्लांट ने अगर 100 वाटर लिया रूट से, जड़ से, तो वो 2 पत्तों में पानी पहुंचा दिया कि तुम पत्ता भाई खाना बनाओ फोटोसिंथेसिस से, और तो पत्ता जो है तो 2% खाना को यूज कर लिया, है ना, 2% पानी को यूज किया और बाकी का 98% पानी वो पत्ता एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। तो ये प्लांट जो पत्ता के माध्यम से जो पानी जो एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन, पत्तों के माध्यम से वाटर जब एनवायरनमेंट में रिलीज होता है तो इस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज इन द एटमॉस्फेयर थ्रू द प्लांट्स लीव्स आर नोन एज ट्रांसपीरेशन। ये ट्रांसपीरेशन सिर्फ पत्तों से नहीं होता है, सिर्फ पत्ता ही नहीं करता है, प्लांट के सभी एरियल भाग, मतलब कि प्लांट के जितने भी आउटर पार्ट्स हैं सब ट्रांसपीरेशन में मदद करते हैं। ये स्टेम भी ट्रांसपीरेट करता है, ये ब्रांचेस, डाल भी जो है ट्रांसपीरेट करता है, ये पत्ता तो ट्रांसपीरेट कर ही रहा है, मेन है। फ्लावर भी ट्रांसपीरेट करता है, फूल भी, फ्रूट भी ट्रांसपीरेट करता है, फल। तो ये जो जितने भी आउटर कवर है या आउटर पार्ट्स है प्लांट के, ये सभी जो है ट्रांसपीरेशन में मदद करते हैं। तो ये ट्रांसपीरेशन और इवापोरेशन एक ही चीज हो गया। इवापोरेशन का ही एक नाम ट्रांसपीरेशन हो गया। और प्लांट जब इवापोरेशन करता है तो इसी इवापोरेशन को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो इवापोरेशन और ट्रांसपीरेशन बेसिकली एक ही चीज है। प्लांट जो कर रहा है इसलिए उसका नाम अलग से दे दिया है ट्रांसपीरेशन, ताकि समझने में कोई परेशानी नहीं हो। और नदी, तालाब, झरनों से जो पानी वाष्प बन के, वेपर बन के ऊपर जा रहा है तो उसको इवापोरेशन कहते हैं, ताकि समझने में कोई परेशानी नहीं हो। तो बेसिकली इवापोरेशन और ट्रांसपीरेशन एक ही चीज है। तो अब ये नदी, तालाब, झरनों, समुद्र से पानी ऊपर गया, ये पेड़ से जो पानी है, भूमिगत जल जो है, अंडरग्राउंड वाटर है, वो ऊपर गया। ये क्या हो रहा है? ये बाष्प बन गया ना, वेपर बन गया ना, तो ये गैस फॉर्म में बदल गया ना। लिक्विड जो है ट्रांसफर इनटू गैसियस फॉर्म, गैस बदल गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस फॉर्म इज नॉन एज इवापोरेशन। और पत्ता अगर कर रहा है, प्लांट अगर कर रहा है, तो ट्रांसफर ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर्स थ्रू द प्लांट्स आर नॉन एज ट्रांसपीरेशन। तो ये जो ट्रांसपीरेशन होने के बाद ये गैसियस फॉर्म में वेपर चला गया, वेपर बन गया, बाष्प बन गया, गैसियस फॉर्म में, ये ऊपर उठ गया एटमॉस्फेयर में, हल्का है ऊपर उठ गया। ऊपर उठने के बाद धीरे धीरे बहुत सारे बाष्प जो है, वाटर वेपर ऊपर जाने लगे, है ना। तो अब एयर जो है वो क्या होता है? एयर में जगह होना चाहिए। तो ये सब जब जैसे किसी बस में आदमी उठेगा तो बस में जगह होना चाहिए ना, तब तो आदमी ऊपर चढ़ के बैठेगा। बस में जगह ही नहीं होगा तो कैसे ऊपर उठेंगे? अगर हाउसफुल है तो कैसे ऊपर उठेंगे? तो उसी तरह से एयर में जगह होना चाहिए। तो एयर में जगह होगा तो ये वेपर्स ऊपर उठते हैं। और जब ऊपर उठने के बाद एयर में जब वेपर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, अब एयर में जगह नहीं बचता है, तो इसको क्या बोलते हैं? एयर इज सैचुरेटेड। एयर सैचुरेट हो गया। जैसे बस में जो पैसेंजर फुल हो गए तो बस इज सैचुरेटेड विद द पैसेंजर। तो एयर उसी तरह से वाटर वेपर से सैचुरेटेड हो गया, माने भर गया। और जब तक नहीं भरा हुआ है, अनसैचुरेटेड है। तो अनसैचुरेटेड से जैसे ही एयर सैचुरेटेड हो गया, मतलब वाटर वेपर बढ़ के उस हवा को भर दिया, तो अब क्या होगा? अब तो और जगह है नहीं एयर में, है ना, वो तो फुल हो गया। तो यहाँ पे अब प्रोसेस आता है कंडेंसेशन, मतलब वो वाटर वेपर जो है जल की बूंदों के रूप में बनने लगते हैं, बदलने लगते हैं। तो ये प्रोसेस क्या हो गया? कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन जो है वापस वेपर से लिक्विड फॉर्म में आना, तो इवापोरेशन, कंडेंसेशन। तो वाटर जो है इवापोरेट होकर ऊपर गया और इवापोरेशन होने के बाद वेपर जो है
वाटर के छोटे छोटे बूंदों में, वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट होने लग गया। तो ये जो है कंडेंसेशन की प्रोसेस हो गई। और ये कंडेंसेशन होने के बाद जब जल की बूंदें बन रही है तो बनने पे ये बादल का निर्माण करती है, क्लाउड फॉर्मिंग करती है। तो देखिए जंगल क्लाउड फॉर्मेशन भी करा रहा है। और क्लाउड फॉर्मेशन कितना जरूरी है अभी समझेंगे, क्योंकि क्लाउड नहीं होगा तो बारिश नहीं होगा, बादल से बारिश होता है। तो ये जल की जो बूंदें बनी, सैचुरेटेड हो गया एयर, तो जल की बूंदें बनने लगी, कंडेंसेशन हो गया। अब ये जल की बूंदें बनने लग गई, बादल बन गया। और ये बादल तो जल की बूंदें बनी तो बनने से क्या होगा, क्योंकि पहले छोटी छोटी बूंदें बनी, वेट कम था। और उसके बाद जब वो धीरे धीरे इतनी बूंदें बन गई और उनका वेट, उनका भार इतना बढ़ गया कि अब ये ऊपर में नहीं रह सकते, तो उनको नीचे गिरना पड़ेगा। तो वो नीचे गिरते हैं, तो नीचे गिरते हैं तो पानी की बूंदें जब नीचे गिरती है तो उसको क्या बोलते हैं, बारिश, रेन। और इसी को साइंस में क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या है, बारिश, रेन। नाम से मत डरिए कि प्रेसिपिटेशन क्या बोल दिए। प्रेसिपिटेशन का मतलब है बारिश, रेन। जल जो है पृथ्वी पर जब गिरता है तो उसी को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन में रेन हो सकता है, स्नो हो सकता है, आइस फॉल हो सकता है। तो ये स्नो या रेन हो, जो भी हो, पानी की जो बूंदें पृथ्वी पर गिरती है तो इसी को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो वाटर साइकिल में देखिए एक चीज क्या इंपॉर्टेंट हुआ कि इवापोरेशन या ट्रांसपिरेशन होता है। और ट्रांसपिरेशन होने के बाद क्लाउड्स फॉर्मेशन में कंडेंसेशन होता है। और कंडेंसेशन होने के बाद जब जल की बूंदें बहुत ज्यादा भारी हो जाती है तो पृथ्वी पर गिरता है तो प्रेसिपिटेशन होता है, रेन होता है। तो वाटर साइकिल के लिए तीन चीज बहुत जरूरी है, इवापोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। ये तीनों मिलकर के वाटर साइकिल को पूरा करता है। और वाटर साइकिल में दो चीज और क्या इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना वाटर साइकिल नहीं हो सकता है। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ वाटर साइकिल, तो सबसे पहले तो पानी का होना जरूरी है। तो मेन कंपोनेंट इज वाटर बॉडीज। और पानी, अब पानी कहां से मिलेगा, कोई भी वाटर बॉडी से। वाटर बॉडी कौन सा हो सकता है, कोई भी वाटर बॉडी हो सकता है, रिवर, लेक, स्ट्रीम्स, झरना, पॉन्ड, तालाब, नदी, समुद्र, सी, ये हो गया वाटर बॉडी। और दूसरा मेन कंपोनेंट कौन है, सन। क्योंकि सन नहीं होगा तो इवापोरेट कैसे होगा, टेम्परेचर कौन देगा। तो द टू मेन कंपोनेंट फॉर इवापोरेशन और द वाटर साइकिल और द कंडेंसेशन और द ट्रांसपिरेशन और द प्रेसिपिटेशन, द टू मेन कंपोनेंट फॉर वाटर साइकिल आर सन एंड वाटर बॉडीज। इसके बिना वाटर साइकिल नहीं हो सकता है। और वाटर साइकिल का प्रोसेस में कौन सा तीन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। इवापोरेशन मतलब बाष्पीकरण होना, बाष्प बनना। कंडेंसेशन मतलब ये जो बाष्प बन के वेपर गया वो जल की बूंदों में बदलना। और प्रेसिपिटेशन मतलब ये जल की बूंदें जब पृथ्वी पर वापस गिर गई तो इसी को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो ये वाटर साइकिल हो गया। इस वाटर साइकिल में आप देखिए कि सिर्फ इवापोरेशन जो है सिर्फ नदी, जल, तालाब, आपके सी से ही नहीं हो रहा है, बल्कि ये जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो भूमिगत जल है, उसको भी प्लांट जो है रूट के माध्यम से, जड़ के माध्यम से लेता है। और खाना बनाने के बाद जो भी पानी 98% पानी बच जाता है। तो एक पेड़ 98% पानी फेंक रहा है, कितना पेड़ है तो कितना पानी एटमॉस्फेयर में जा रहा होगा। और ये सभी जो है वाटर वेपर बन के इवापोरेट होकर, ट्रांसपीरेट होकर वापस ऊपर एटमॉस्फेयर में जाकर के कंडेंसेशन होता है। और कंडेंसेशन होने के बाद प्रेसिपिटेशन के रूप में, बारिश के रूप में धरती पर वापस आ जाती है। तो ये बारिश कितना जरूरी है। बारिश नहीं होगा तो एग्रीकल्चर कैसे होगा, खेती कैसे होगा। जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनको पानी नहीं मिलेगा तो वो खाना कैसे बनाएंगे, वो जिंदा कैसे रहेंगे, है ना। तो देखिए ये फॉरेस्ट में ये प्लांट्स जो है, ट्रीज जो है, कितना इंपॉर्टेंट काम करते हैं। ये वाटर साइकिल को मेंटेन करते हैं और वाटर साइकिल के थ्रू प्रेसिपिटेशन करते हैं। तो इस प्रेसिपिटेशन से ना सिर्फ उसी प्लांट को, उसी ट्री को पानी मिलता है जिसके कारण कि ये वाटर साइकिल हो रहा है, बल्कि तमाम जितने और भी पेड़, जानवर, जमीन, मनुष्य, सबको बारिश की मदद से पानी मिलता है। तो करता है ना इंपॉर्टेंट काम। प्लांट्स, जंगल, फॉरेस्ट, ये क्लाउड फॉर्मेशन में मदद करता है, ये वाटर साइकिल में मदद करता है। तो कितना इंपॉर्टेंट काम है। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा ना, तो टॉपिक समझने में मजा नहीं आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। अभी हम लोगों ने देखा कि जंगल से फूड मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, एटमॉस्फेयर को बैलेंस करता है, वो है ना,
ये आपका टेम्परेचर को बढ़ने से रोकता है, ग्लोबल वार्मिंग को बचाता है, मनुष्य को ऑक्सीजन देता है, सभी जीवित प्राणी को ऑक्सीजन देता है, फूड देता है। कैसे ये वाटर साइकिल करता है, रेन देता है, किस तरह से ये क्लाउड बनाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आगे देखेंगे कि ये कैसे बाढ़ फ्लड को बचाता है, कैसे ये झरना नदी तालाब के पानी को कंट्रोल करता है, कैसे ये अंडरग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन करता है, वाटर टेबल क्या होता है। इस तरह की बहुत सारी चीजें देखेंगे कि प्लांट से हमें और क्या मिलता है, सिर्फ फूड ही मिलता है कि मेडिसिन भी मिलते हैं, हर्ब श्रब्स और जड़ी बूटियां। तो ये सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों बढ़ते रहो, अच्छा से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। Class 7 Science NCERT CBSE Chapter Forests, Our Lifeline. Section Water Cycle. Formation of clouds. Every part of the forest is dependent on the other parts. Forest is important. Describe. Forest gives food chain. Forests are called green lungs. Helps in water cycle. Clouds forming in the sky. Home to various plants and animals and humans. Prevents flood. A natural absorber. Maintain water table. Help to maintain the flow of water in the streams. 10 prevents soil erosion. 11 makes weather pleasant. 12 list is endless. In the figure below, interrelationship of plant, soil, and decomposers in a forest are shown. Every part of the forest is dependent on the other parts. Let's learn in little detail. 3. Water cycle. In the figure below, water cycle is shown. The constant movement of water from the earth to the atmosphere as water vapor, and back to earth as rain is known as the water cycle or hydrological cycle. The sun and the water bodies such as the oceans, seas, rivers, and lakes are the components of the water cycle. Or, the water cycle is a process in which water evaporates from the surface into the atmosphere, cools and condenses through the rain in clouds and again falls on the surface with the process of precipitation. Clouds forming in the sky. Clouds form when the invisible water vapor in the air condenses into visible water droplets or ice crystals. For this to happen, the parcel of air must be saturated, i.e. unable to hold all the water it contains in vapor form, so it starts to condense into a liquid or solid form. Trees take in water from their roots and release water vapor into the air through evaporation/transpiration. If there were fewer trees, the water cycle will be affected. In the next class we will learn home to various plants and animals and humans. Prevents flood. Forest as a natural absorber of rainwater, humus. Water table. Help to maintain the flow of water in the streams. Prevents soil erosion.
Makes weather pleasant. Forest absorbs the noise. History of a village or town or agricultural fields. How a peepal sapling on the side wall grows. What would happen if forests disappear? Keywords. What we have learned. Thank you.